Yes, friend. The topic is another step of the magnetic field due to bar magnet or magnetic field due to a dipole. तो अब है टर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये पोजीशन, पहले हमने अलोंग लिया था, सीधा इसे कर दिया था, अब इसके परपेंडिकुलर ले लें तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और फिर दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अपने को। तो देखिए कैसे, चलिए देखिए मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल, टोटल डिस्टेंस 2l डिवाइडेड बाई l एंड l फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट एट द डिस्टेंस ऑफ r कंसीडर ए पॉइंट p। इस p पॉइंट पर सपोज 1 यूनिट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यानी कोई दूसरा मैग्नेट रखा है जिसका एक पोल स्ट्रेंथ कितना है, यूनिट 1 है। 1 से क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 को डिवाइड करो तो चेंज कोई नहीं आएगा। तो ये 1 यूनिट पर जितना इसके कारण फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, 1 यूनिट पर जितना नॉर्थ के कारण फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम फोर्स फाइंड करेंगे और वो किसके टर्म में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आएगा। तो मैं एक बार डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से O से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R। नॉर्थ पोल से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना आएगा, देखिए इधर ये बेस आ गया L, ये परपेंडिकुलर आ गया R, और ये कह देता हूं एंगल थीटा। तो फिर ये हाइपोटेनस बन गया, क्या ये हाइपोटेनस बन गया, और हाइपोटेनस कितना होता है पाइथागोरस से r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी नॉर्थ से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट ये डिस्टेंस भी इधर इतना ही होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि l डिस्टेंस बेस आ गया, r डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस अपने आप इतना बन गया। इसका मतलब S से ये डिस्टेंस सेम, N से ये डिस्टेंस सेम, N का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, S का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, एक ही बार मैग्नेट है तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी बराबर होगा। अब एक चीज और देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करने हैं अपने को। तो देखिए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द साउथ पोल ये होगा। जो मैंने एरो बनाया, ये एरो ये शो कर रहा है कि ये अपनी तरफ इस यूनिट पॉजिटिव डाइपोल को, इन यूनिट पॉजिटिव पोल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉर्थ पोल इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा तो इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरह से ये होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया ड्यू टू नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू साउथ। इज इट क्लियर? लेकिन हमारा बार मैग्नेट तो ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, ये एंगल कितना लिया है मैंने, थीटा, ये एंगल कितना लिया है, थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ लगा है, एक ये साउथ के कारण लगा है, दोनों एक दूसरे से इस तरह से लगे हुए। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए मेरे पास ये बोतल है, एक जना इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, तो ये रिजल्टेंट दोनों के बीच में जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट कितना होगा, ये नीचे, इसका मैग्नेटिक फील्ड R इधर आएगा दोनों के बीच में। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा, तो देखो ये भी कितना होगा, थीटा। थोड़ा डायग्राम ठीक से समझ लीजिए, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन वैसा ही जैसा अपन ने पीछे वाला किया होगा, ठीक है। तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव साउथ के कारण नेगेटिव नेचर होगी, इसीलिए अट्रैक्टिव होगा, नॉर्थ के कारण रिपल्सिव नेचर होगी, इसलिए रिपल्सिव नेचर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो देखिए ये थीटा एंगल, थीटा के साथ में ये बेस कंपोनेंट, और इधर एक बन गया इसका ये हॉरिजॉन्टल। जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी एक्स वाई प्लेन में थीटा एंगल पर होता है, तो उसके दो रिजॉल्विंग कंपोनेंट होते हैं, टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स, कॉस कंपोनेंट एंड साउथ कंपोनेंट। वेलोसिटी है तो भी नॉर्थ एंड सॉरी कॉस कंपोनेंट एंड साउथ होंगे, एक्सीलरेशन हो चाहे फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे कोई भी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी दो कंपोनेंट होंगे, वो इसे कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन का कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस का होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको तो कहेंगे बेटा बी परपेंडिकुलर, या बी परपेंडिकुलर इक्वल टू बी एंड
साइन थीटा, बी एन साइन थीटा, और इसको कहेंगे बी एन कॉस थीटा। तो इस एक बी एन के दो रिजॉल्विंग कंपोनेंट मिल गए अपन को, बी एन साइन थीटा, बी एन कॉस थीटा। इस क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपको पहले टॉपिक कराया है उसमें आप एक बार ठीक से इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम टर्म है, वहां ई चलता है और यहाँ बी चलता है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ कंपोनेंट के भी इसी तरह से दो कंपोनेंट होंगे, यहां से ये थीटा एंगल पर आ गया तो ये तो आ गया बेस कंपोनेंट, क्या लिख दूं इसे, बी एस कॉस थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर जाएगा, जब ये डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर देखो बेटा ये आएगा बी एस साइन थीटा, बी एस साइन थीटा, क्योंकि बी एस डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टिव है, इसलिए इसके कंपोनेंट भी दोनों नीचे की इसी डायरेक्शन में, इसी क्वाड्रेंट में होंगे, और एंड्स के कारण रिपल्सिव है, इसलिए दोनों फोर्स इधर होंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, सॉरी दोनों फील्ड्स उधर। क्लियर, अब बाकी चलिए बात करते हैं। तो एक चीज मैंने कहा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ या साउथ, किसी एक से ले लो, ई बी एन इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो, नॉर्थ पोल के कारण फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान में फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को क्या किया, ये रूट हट गया। क्लियर, चलिए मैंने कहा है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा एस के कारण लेता हूं मैं, तो एस के कारण आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, इसको तो कहेंगे अलोंग एन पी और इसको कहेंगे अलोंग पी एस। एक चीज समझ में आ रहा होगा, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, केवल दोनों के क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, दोनों के डायरेक्शन चेंज है। उन डायरेक्शन के कारण इसके कंपोनेंट आगे, रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स से आगे, ये आगे दोनों के रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स, केवल डायरेक्शन के कारण रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स आगे, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, वो फॉर्मूले में करा है। क्लियर, तो एक बात बताइए, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या रिजॉल्विंग कंपोनेंट जो वर्टिकल है, बी एन साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन, बी एस साइन थीटा ब्लू डायरेक्शन, तो बी एन का वैल्यू और बी एन का वैल्यू तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो क्या होगा, बी एन साइन थीटा, सॉरी बी परपेंडिकुलर अप और बी परपेंडिकुलर डाउन आर कैंसिल, ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कंपोनेंट क्यों हो जाएंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण दोनों के कारण सेम हो, बचेंगे कौन से, तो हमने देखा cos कंपोनेंट में बी एन cos थीटा ड्यू टू एन सेम डायरेक्शन, बी एन cos थीटा ड्यू टू एन आल्सो सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सम हो जाएंगे, तो सम हो जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आर है ये कितना होगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने कह दिया बी आर इक्वल टू बी एन cos थीटा प्लस बी एस cos थीटा, चेक कर लीजिएगा, बी एन cos थीटा प्लस बी एस cos थीटा, बी एन cos थीटा प्लस बी एस cos थीटा। हमने कहा है कि बी एन और बी एस दोनों के वैल्यू तो इक्वल है, इक्वल है तो दोनों को किसी को एक मान सकते हैं, तो मैंने लिखा इसे बी एन cos थीटा, सॉरी 2bn cos थीटा, क्या किया मैंने, bn को bs के बराबर ले लिया, bn को bs के बराबर ले लिया, तो ये बन गया 2bn cos थीटा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड br इक्वल टू 2 इंटू bn cos थीटा, bn का वैल्यू बेटा इनमें से किसी एक का रख दीजिएगा, कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट इनटू cos थीटा। या हम एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा cos थीटा का,
यानी मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 2 एज इट इज म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट और cos थीटा बताइए इससे कितना होगा। तो देखिएगा cos थीटा इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है l, हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ कितना आएगा l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट की जगह मैंने क्या किया, पावर 1/2 लिख दिया, पावर 1/2 लिख दिया। तो चेक कर लेते हैं एक बार, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू, देखो 2 को भी अंदर ले जाता हूं, 2m ओवर 4 पाई और l भी इधर लिखा बेटा। और देखो ये दोनों ब्रैकेट को साथ साथ लिख रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ, ये पावर कितना है 1 और हाफ कितना होगा 3/2, कितना हुआ 3/2। क्लियर, चलिए फिर आगे। यस, फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज। देखो इसको, ये स्मॉल एम चल रहा है बेटा, ध्यान रखना है स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ पर, 2 m इंटू 2l, m इंटू 2l बना लिया मैंने इसको, और 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। m इंटू 2l को पोल स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई कैपिटल M ओवर 4 पाई, ये 4 पाई नहीं आएगा, कैपिटल M इंटू 12 डाइपोल मोमेंट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। सिंस R is greater than of L, so L can consider as negligible. Therefore, term is remaining equal to mu naught over 4 pi m over r square की पावर 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म आएगा बेटा b r इक्वल टू म्यू ओवर 4 पाई कैपिटल M ओवर r क्यूब। ये देखिए, ये वाला नहीं देखो, एक बार डायग्राम थोड़ा सा आपको टर्म यहाँ देखा देता हूँ इसको, यानी ये आ गया वी आर इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई और कैपिटल M ओवर r, ये टर्म आ गया अपने पास में। ठीक है, तो ये कुछ चीज ध्यान दिला दूं आपको, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये पढ़ा हुआ था, तो ये माइनस था। ठीक है, अभी माइनस हुआ, वो से भी बताते हैं। E इक्वल टू ये माइनस था और एक्सिस पर 2p था, एक्सिस पर ये 2m था। क्लियर, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो किधर आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, जबकि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। हमने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये किधर आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ के अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, विद माइनस साइन। क्या लिखेंगे, विद माइनस साइन, यानी तो क्या कराएंगे यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट द इक्वेटोरियल पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इससे क्या किया, कितना आया, अभी एक्सिस पर किया तो यहाँ 2m आ रखा था, इक्वेटोरियल पर किया तो केवल m आ गया। इसका मतलब एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डबल था, इक्वेटोरियल पर हाफ होता है, इक्वेटोरियल पर हाफ होता है। तो ये स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम वो टॉपिक है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक और मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक दोनों सेम है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि ये पिछले साल ही ऐड हुआ है, दोबारा से नए सिलेबस में ऐड हुआ है, इसलिए हमने इसको किया है। कूलम्ब्स लॉ भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और पिछले साल ऐड हुआ है, इसलिए हमने उसे भी ऐड कर रखा है।
दोनों टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ रखे होंगे। मैंने दोनों टॉपिक का नीट एंड क्लीन बढ़िया सा पीडीएफ बनाकर आपको भेजा हुआ है। आप पीडीएफ से बेटा नोट कर लीजिए इसको, और जो भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके समझ लीजिए। फिर भी किसी के समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर सबके पास है, वही कंटेंट आप नोटबुक अपने सामने रखिए, नोटबुक की लाइन पर आप हाथ रखिए और मुझे फ़ोन करके बताइए कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है। मैं उसी टाइम आपको वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आपको तुरंत क्लियर करूँगा। लेकिन कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको आगे एक्सटेंड नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि किसी भी जैसे भी हो नोट्स पूरा कंप्लीट हो, और जितना समझ में आ सकता है उसे हम समझने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ तक का पीडीएफ आपके पास में जा चुका है, यहाँ तक के नोट्स आपके पास जा चुके हैं, यहाँ तक के मैंने वीडियो भेज दिए हैं। आगे के टॉपिक हैं आपके, उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।